अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का पार्ट 2 देखेंगे और ये पार्ट 2 आपका प्रिपरेशन का होगा। इसके अंदर मैं आपके साथ सबसे पहले मॉड्यूल्स जो है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स वो शेयर करूंगा कि आपके पास साथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मॉड्यूल्स पे चलते हैं। ओके जी, आप सबको पता है स्टूडेंट्स, आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो 109 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मॉड्यूल आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डीबगिंग क्या होता है, एरर को किस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आप ये डेफिनेशन वगैरह याद कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 110 देखें तो अर्ली जनरेशन के अंदर आपने असेंबलर्स की डेफिनेशन को याद करना है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो कि मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल से आपको जो है वो जो है चीज़ें बताई हुई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। अगर आपने नहीं सुनी तो आप वो लाजमी सुने, आपकी वहाँ से आपसे ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। हर लेक्चर को लाजमी सुने, हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है। इसके अलावा पार्ट 1 में MCQs भी मैंने आपको बताए हुए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दीगर सब्जेक्ट्स के जो कि मैंने आपको प्रिपरेशन करवा दी है, ENG 101 वगैरह वगैरह, यानी तमाम तरह की प्रिपरेशन जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। हर प्रिपरेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर को किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है लाजमी जाके देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूं 110 में आपने जो है असेंबलर की लैंग्वेज जो डेफिनेशन है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इनको याद कर लेना है। इसके अलावा आपसे मशीन लैंग्वेज पूछ रहा है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है। फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। बाकी आप मेरे लेक्चर्स में जाएँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ मैंने हर डिटेल बड़ी डिटेल से आपको हर चीज़ बताई हुई है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आप जाके लाजमी सुने, ठीक है। कंपाइलर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, इंटरप्रेटर की डेफिनेशन आपसे जो है वो पूछ सकता है। फिर मशीन इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, मशीन इंडिपेंडेंस कब हुई थी, क्या किसने मशीन इंडिपेंडेंस करवाया था, मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था। देखिए, मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो है आपकी मशीन एक आपका जो प्रोग्राम है वो एक मशीन पर डिपेंड नहीं करता, आप किसी मशीन पे अपना प्रोग्राम जो है वो चला सकते हैं। तो इस तरह वगैरह वगैरह आपने याद कर लेना है। 112 में देखें इंपेरेटिव पैराडिम, इसके ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी पहले 4-5 लाइनें हैं ना, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर दूँ तो यहाँ पर देखें ये ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके आपने यहाँ तक तकरीबन अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपने क्लियर वगैरह करके जाना है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है इसके अलावा इंपेरेटिव पैराडिम इज आल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडिम। मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है, आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंपेरेटिव पैराडिम जो होता है ये क्या कहलाता है, ये प्रोसीजरल पैराडिम कहलाता है। तकरीबन 2020 में हर बच्चे के पेपर में ये लाइन आई हुई थी एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ये जो हाईलाइट हुई हुई है चीज़ें वगैरह, ये वाले जो है इसके अंदर ये जो आपके पास ये लाइनें लिखी हुई हैं, ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने लाइन्स को अच्छी तरीके से जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, इन लाइनों को आपने इस तरह याद करना है। उसके आगे ये भी आपने याद करना है, ऐसा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। आगे आ जाए डिक्लेरेटिव पैराडिम। डिक्लेरेटिव पैराडिम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ये पहला जो है लेक्चर्स, अगर आपने मेरे नहीं लिए तो लेक्चर्स लाजमी लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएं, हर चीज़ बहुत डिटेल से मैंने आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस करवाई हुई है, तो वो जाके लाजमी सुने, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा आपने किस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और मैंने जो अपने जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बड़ी डिटेल से मैंने चीज़ों को समझाया हुआ भी है। तो ठीक है, आप वो जाके लाजमी सुने। सिर्फ 30-30 मिनट में मैंने जो है तकरीबन 20-20 मॉड्यूल्स को क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप तकरीबन 2 दिन भी देते हैं मेरी वीडियोस को, यानी 2 दिन अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं, तो आपके तकरीबन 234 तक मॉड्यूल इजीली क्लियर हो जाएंगे सिर्फ 2 दिन में। मैंने बहुत शॉर्ट लेक्चर बनाए हुए हैं, लाजमी जाके सुने, लाजमी कंसर्न करें मेरी वीडियो से, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। उसके आगे देखें कि फंक्शनल पैराडिम में क्या होता है। फंक्शनल पैराडिम में अनदर प्रोग्रामिंग पैराडिम इज आल्सो नोन एज फंक्शनल पैराडिम। इस पैराडिम में क्या होता है, ये व्यू करवाता है आपको कि आपने इनपुट किस तरह देना है, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। तो ये भी आप जाके जो है, अगर आपने लेक्चर लिया हुआ तो ठीक है, नहीं लिया तो आप जाके सुने, और ये आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है कि आपने किस तरह से फाइंड करना है सम ऑड वगैरह वगैरह। तो ये आपने जो इसको जो लाइन है डिफरेंस आपने किस तरह करना है, आपने इस तरह फाइंड डिफरेंस लिखना है, आपने इस तरह करना है सम, अगर आप करना चाहते हैं ऑड को इस तरह करना है, अगर आप क्रेडिट का या डेबिट का सम लेना चाहते हैं तो आपने इस तरीके से जो है वो याद कर लेना है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हाईलाइट कर दिए मैंने यहाँ पे, इसको आप इस तरह याद कर लें। ये आपके पेपर में एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा आते होते हैं। उसके आगे नेक्स्ट देखें तो ये भी आपने याद कर लेना है।
उसके आगे है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम ये तकरीबन पूरा मॉड्यूल आपने अच्छी तरह याद करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट करना है। मेथड क्या होता है, ये वाला जो डेफिनेशन आ रही है मेथड की, इसको आपने याद करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके आगे देखें 116 में क्या कह रहा है आपको, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, बेहद इंपॉर्टेंट। तकरीबन आपने इसको सारे को सॉरी अच्छी तरह याद करना है। तो वेरिएबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद करें। इसके अलावा डेटा टाइप क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटा टाइप क्या होती है, फ्लोट डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। इसको आप सारा हाईलाइट कर लें, इसको आपने यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं करना। उसके आगे देखें 117 पे है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जी, देखें डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं डेटा टाइप वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर जो एसोसिएट होती है डेटा स्ट्रक्चर से, विच इज कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डेटा। यानी अगर आपने अपने डेटा को अरेंज किया हुआ है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अरे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफा पूछा जाता है कि वन कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इज द अरे। अरे और एग्रीगेट में बहुत फर्क आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि 2020 में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे, करंटली जो पेपर आया था वो भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया था अपने इसी चैनल पर। वो ओवरऑल मेरा प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन वो भी आप लाजमी देखें, वो भी आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो 2020 का CS 101 का पेपर था, तो वो भी आपने जाके लाजमी सुनना है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला कि इसमें आप क्या करते हैं, ये अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो लेक्चर देखें। आप देखें स्कोर फोर्ट्रन लैंग्वेज में आप हमेशा अपनी जो स्कोर होते हैं, जो डब्बे होते हैं, ये वाली जो आपके सामने शो हो रहा है इस फिगर में, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, यानी 2 आपका रो है और आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप इसी लैंग्वेज को आप 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। आप फोर्ट्रन जो होता है इसको इंडिकेट करते हैं 1 से, और डेरिवेटिव यानी इंडिकेट ये जो आपके पास सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज को आप इंडिकेट करते हैं 0 से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2020 में हर दफ़ा आया हुआ है, इस लैंग्वेज को याद रखना है आपने। अरे और एग्रीगेट में मैंने आपको फ़र्क बता दिया है, तो ये लिखा हुआ है, इसको भी आपने अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। हाईलाइट मैंने यहाँ पे भी इसको कर दिया है। ओके जी, आगे देखें अरेंजमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अरेंजमेंट स्टेटमेंट का आप मतलब क्या होता है, ये आपने ये जो फार्मूले है इसको याद कर लेना है। मतलब क्या, अरेंजमेंट स्टेटमेंट का आपने अपने डेटा को अरेंज करना है। और इसके अलावा ये देखें ये सेमी कोलन वगैरह वगैरह, ये अच्छी तरह इन चीज़ों को याद करें अगर आपने पूरा लेक्चर लिया हुआ है तो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप लेक्चर को लाजमी सुने, उसके बाद ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन देखें, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें 119 पे आ गया इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है अ कंट्रोल स्टेटमेंट रेफर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। जो आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो रेफर करती है आपके प्रोग्राम को। एक और बात स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट जो होती है ये डिसीजन स्टेटमेंट होती है, यानी कि अगर एक काम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप एल्स पार्ट में चले जाओ। इसका सिंटैक्स आपने जो है वो याद रखना है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोग्राम नहीं आता होता, लेकिन सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पूछता होता है। 120 मॉड्यूल में वही बता रहा है आपको, इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल दोबारा से दे रहा है, तो आपने इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। 121 में लूप्स आ गया। लूप का बेसिकली मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लूप। तो अनदर टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, याद रखें कि लूप जो है दिस इज द टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लूप का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को रिपीट करवा सकते हैं जितने दफ़ा आप चाहते हैं। मतलब कि रेपिटेशन ऑफ अ नंबर इन अ प्रोग्राम इज नोन एज लूप सॉरी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी कि आप लूप से क्या कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप इसने बताया हुआ, अभी एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आपने एक दफ़ा नंबर्स को 5 दफ़ा जो है वो काउंट करवाना है तो आप लूप की मदद से बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। वाइल लूप होती हैं, डू वाइल लूप होती हैं और फॉर लूप्स होती हैं। ये आप जिसने ICS किया उसे पता है, जिसने नहीं किया वो याद रखे, और बाकी ये जो लेक्चर है इसको अच्छी तरह से याद कर ले। उसके आगे देखें प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़। इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल जो आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग है ये क्या है, कंकरेंट प्रोसेसिंग है। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो मल्टीपल एक्टिवेशंस होती हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की, कंकरेंट प्रोसेसिंग की, ये आप एज अ पॉइंट ऑफ MCQs और एज अ पॉइंट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। तो इसके अलावा आगे देखें ये जो डायग्राम होती हैं इनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ 101 में भी और CS 101 में भी, तो ये आपने लाजमी याद रखना है।
उसके आगे देखें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो आपका मॉडुलस का साइन है, ये आपसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, और ये मल्टीप्लाइकेशन का, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लाई हम स्टेरिक से शो करते हैं, ठीक है। 124 देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि लेस देन का साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो ये आपने टेबल अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। उसके आगे देखें, एक प्रोग्राम बता रहा है, प्रोग्राम छोड़ने आता नहीं होता, लेकिन आपने ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू याद कर लेना है एक दफ़ा, क्योंकि आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर हर पेपर का जो स्टूडेंट होता है उसका पेपर अलग अलग होता है, तो आपने उसको बस याद कर लेना है। उसके आगे देखें, 125 मॉड्यूल में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने तकरीबन सारा याद करना है। सबसे पहले एंड का साइन कौन सा होता है, दो एंड के साइन से हम बाइनरी ऑपरेटर करते हैं, और यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, जो नॉट ऑपरेटर होता है वो आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इनके बेसिक काम क्या होते हैं, यहाँ से पढ़ लें, ये भी आपने याद करने हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बताना है क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपने वो लाजमी याद करने हैं। उसके अलावा ये टॉपिक है, ये भी आप लाजमी याद करें, ठीक है। एंड के अंदर क्या होता है, दोनों चीज़ों का ट्रू होना लाजमी है। और के अंदर अगर आपकी एक भी चीज़ ट्रू होती है आपका रिजल्ट ट्रू आता है, और नॉट के अंदर अगर आपकी चीज़ ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाती है। डिटेल आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगी। उसके आगे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन, तो आप ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू की मदद से कर लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है क्या वो रिपेयर होता है। तो आपने एक बात हमेशा मेरी याद रखनी है, देखें जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ करने के बाद मेंटेनेंस में जाता है और दोबारा से डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर कभी भी जो होता है वो आपका रिपेयर नहीं होता, बिकॉज सॉफ्टवेयर रिपेयर नहीं होता, हार्डवेयर रिपेयर होता है। ये एमसीक्यू 2020 में हर पेपर में आया हुआ था, ये भी लाजमी आपने अपने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद कर लेना है। बाकी लेक्चर्स में जाके लाजमी हर चीज़ को सुने मेरी, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उससे। रिक्वायरमेंट एनालाइज का मतलब क्या होता है, आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने प्रोग्राम के लिए, इसके गोल्स क्या हैं ये आपने पढ़ लेने हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं ये भी आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेना है। COTS इसकी जो शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या आ सकती है ये आप पढ़ लें अच्छी तरह से। बाकी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 4 फेजेस होते हैं, तो आपसे वो पूछता होता है द सेकंड फेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज, वो आपका डिज़ाइन है। थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ फेज टेस्टिंग, फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ज़्यादातर फर्स्ट फेज से पूछा जाता है कि आपका जो फर्स्ट फेज है वो कौन सा है, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ठीक है। तो ये भी आपने एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू याद करना है। डिज़ाइन फेज आप तकरीबन सारा पढ़ेंगे, छोटा सा मॉड्यूल है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंट आप करवा रहे होते हैं किसी भी चीज़ों को, तो इसको भी आपने सारा रीड आउट कर लेना है। बाकी देखें जी, मेथडोलॉजी आ गई यहाँ पर, ये भी आपने वाटरफॉल मॉडल एज अ एमसीक्यूज याद करना है। और इसके अलावा इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, डिक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इटरेटिव मॉडल क्या होता है। ये आपका इटरेटिव मॉडल जो है ये आया हुआ था आप में इसमें 2020 के अंदर, तो ये आपने जहाँ तक हाईलाइट किया सारा याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखें RUP स्टैंड फॉर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये भी आता होता है इसकी एब्रीवेशन। और देखें इसको रिमथम्स किया जाता है CUP कप के साथ, तो इसको भी एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आपने लाजमी याद कर लेना है। 133 इसकी सॉफ्टवेयर की मेथडोलॉजी 2 है। ये देखिए लिखा हुआ है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिपेड फोटोग्राफिंग क्या होता है, फोटोकॉपिंग क्या होता है, इसके अलावा थ्रू वे फोटोकॉपिंग वगैरह वगैरह, तो सारी इसकी टाइप्स हैं। तो आपने बस इसको अपने माइंड से एक दफ़ा याद रखनी है। आपके यहाँ से जो है वो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते होते हैं, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लाजमी याद रखना है। बाकी मैंने एमसीक्यूज की फाइल भी आपको दी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है ये आपने याद कर लेना है, इसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है, इसको याद करें। इसके अलावा अगली मेथड कौन सा होता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग XP, ये भी आपका आता होता है कि XP स्टैंड फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो ये भी आपने एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। उसके आगे देखें जी, मेथडोलॉजी 2 ठीक है, इसको आप स्किप कर दें, नेक्स्ट पे आएँ। तो ये गेमिंग के बारे में बता रहा है। कपलिंग क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में हर बच्चे के आया हुआ था। डिफरेंशिएट बिटवीन कपलिंग एंड जो इसका नेक्स्ट मॉड्यूल है जी, कोहेशन। कोहेशन क्या होता है और कपलिंग क्या होता है, ये तकरीबन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सारा मॉड्यूल पढ़ें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसमें से अच्छी तरह याद करें, लेकिन आप कपलिंग का ये जो पहला पैराग्राफ है ना,
ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आए हुए थे 2020 में। तो कपलिंग किसे कहते हैं और क्वेश्चन किसे कहते हैं, बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके लाजमी कंसर्न करें, लाजमी वीडियोस देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके आगे फॉर्म्स होती हैं, ये भी लाजमी आपने इस तरह याद कर लेनी है। इस टॉपिक को आपने पूरा पढ़ना है, जो आपका जो है ना मॉड्यूल नंबर 136। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब कहता है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं हम जो डिज़ाइन होता है, अगर आप हाइड करना चाहते हैं दूसरे यूज़र्स के साथ तो आप वो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखें। ओके जी, डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। डिज़ाइन पैटर्न का मतलब होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किस तरह करना है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपको नाम से पता लग रहा है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइनिंग कर देनी होती है। ये आपको बता रहा है कि डिज़ाइन आप किस तरह कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब आपने अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट किस तरह करना है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये भी आपका आया होता है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसके अलावा सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क क्या है, इसके अलावा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क क्या है, तो ये भी आपने सारा याद करना है। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन लाजमी याद करें। उसके नेक्स्ट देखें, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये आपका जीडीपी भी आएगा। और ह्यूमन मशीन इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि आपकी मशीन किस तरह से इंटरफेस करेगी आपके उसमें ह्यूमंस के साथ, तो ये भी आपने एज अ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। आगे देखें जी, सॉफ्टवेयर ओनरशिप और लायबिलिटी क्या होती है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को आपने देखना है। ये कौन सा लॉ होता है इंटेलेक्चुअल, इसका मतलब होता है कि आप ये जो बेस करता है वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपीराइट और पैटेंट लॉ पे। कॉपीराइट और पैटेंट लॉ लाजमी याद करें। कॉपीराइट और पैटेंट लॉ आपका बहुत आता होता है आपके पेपर में। ठीक है, अरेज एंड एग्रीगेट, देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसका फ़र्क आता होता है, ये डिफरेंस आता होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको लाजमी याद करें। अरे का मतलब होता है कि आप सेम डेटा जो है वो अपने इसमें प्रोग्राम में रिपीट करवाएंगे, और एग्रीगेट का मतलब होता है आप डिफरेंट टाइप का डेटा जो है अपने प्रोग्राम में चलवा सकते हैं। फील्ड्स क्या होती हैं, ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट, स्टैक और क्यूज, ये तीनों डेफिनेशन आपकी 2020 में आई हुई हैं। लीफो, LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आया होता है। FIFO, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आया होता है। ये भी आपने इस तरह से याद करना है। ट्रीज का देखें, ट्री क्या होता है, ट्री का ये जो एग्जांपल इसने आपको दी हुई है ये आपने याद कर लेनी। ट्री का मतलब क्या होता है, इस तरह का डेटा आप जो है वो शो करते हैं अपने ट्री के अंदर। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, सर्वर्स, नेटवर्क सर्वर्स, ये भी आपने इस तरह से याद करना है। पॉइंटर्स भी याद कर लें, ये भी आपके लिए बेहतर है। उसके आगे हम देखते हैं, पॉइंटर्स के आगे आपका जो डेटा आता है, डेट इज़ द रोल ऑफ स्कीम। स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीम डिस्क्रिप्शन होती है इंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर की, और ये इसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डेटा मेंटेन रहे। जबकि सब स्कीमा क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन होती है स्कीमा की। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपके एमसीक्यूज के और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है आपसे। उसके आगे देखें, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपने ये डायग्राम याद रखनी है, ये डायग्राम आपसे पूछता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे से हाईलाइट भी आपके लिए कर दिया है। नेक्स्ट देखें, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपका डेटा एक मशीन पे दूसरी एक मशीन पे वर्क करेगा और इस यही सेम डेटा आपका दूसरी मशीन पे वर्क भी कर सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने सारा कुछ पढ़ लेना, बाकी यहाँ से आप स्किप कर दें, इतना इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए नहीं है। अगर आप अच्छा CGPA गेन करना चाहते हैं तो आप सारा पढ़ें, और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो अब आप आ जाएं इस पर जो आपका है मॉड्यूल MS वर्ड, MS जो आपका है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये जो मॉड्यूल नंबर 176 है ये आपने कंप्लीट याद करना है। CS के इम्पैक्ट क्या होते हैं सोसाइटी पर, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट लिखें, पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखें, तो ये सब कुछ आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा मॉड्यूल नंबर 177 जो है ये आपके CS के इम्पैक्ट क्या है हेल्थ पर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी आप सारा याद करेंगे, इसको भी आप स्किप नहीं करेंगे। CS के इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या होते हैं, ये भी आप सारा याद करेंगे, इसको भी आप स्किप नहीं करेंगे। इसके अलावा CS के जो प्राइवेसी है, डेटा ओनरशिप है, इसकी भी आप डेफिनेशन याद करेंगे, ये सारी की सारी डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी जाती हैं। लाइसेंस क्या होता है, ये सारा तमाम चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे लेक्चर लाजमी सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा उसके अंदर, बहुत डिटेल से मैंने करवाया हुआ है। HIPPA स्टैंड फॉर, यह आया हुआ था 2020 में,
हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, इसको भी आपने लाजमी याद करना है। उसके आगे 181 देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट लॉ, कॉपीराइट, मैंने आपको बताया पीछे भी वीडियो में, ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, तो ये भी आप लाजमी कंसर्न करें, लाजमी यहाँ से याद करें। नेक्स्ट चलते हैं अब MS वर्ड पर। आगे जाते जाते एक और क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में आ रहा है, 2020 में सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा कुछ आया हुआ था, तो ये सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी आपने लाजमी कंसर्न करना है, यहाँ से इसको लाजमी याद करना है आपने। ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ फायरवॉल, तो फायरवॉल के बारे में ये तमाम तरह डेफिनेशन है, तो आपने इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह रीड आउट कर लेना और अपने कॉन्सेप्ट में लाजमी लिख लेना है, ठीक है। प्राइवेसी को भी आपने छोड़ना नहीं है, प्राइवेसी भी लाजमी करें। ईमेल के स्पैम्स क्या होते हैं और लास्ट क्या होते हैं, ये भी आपने पूरा टॉपिक याद कर लेना है। इस यहाँ से आपका बहुत दफ़ा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लॉज वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ आता होता है। इस तरह की चीज़ें आपके पेपर में ज़्यादा आती होती हैं, ठीक है। जो पिछले MCQs थे वो इंपॉर्टेंट थे आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाले जो MCQs हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके जो चिल्ड्रन के प्रोसेसिंग वगैरह, ये भी आपका सारा आता होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी आपसे वो 2 से 3 पूछ सकता है। कंटेंट रिस्क क्या है आपका, कॉन्टैक्ट, ये भी आपका सब कुछ आ सकता है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ सकता है आपसे। तो ये भी आपने सब कुछ याद करना है एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड। MS वर्ड के मॉड्यूल आपने शॉर्टकट कीज Ctrl+X वगैरह किस लिए होती है, Ctrl+V+C, ये आपने लाजमी याद करनी है। आपको पेपर में परमिशन होती है कि आपने किस तरह से अपनी शॉर्टकट कीज को है वो इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं MS वर्ड ओपन करके, तो मैं आपको दिखाएं, देखें ज़रा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपका जो MS वर्ड है उसकी शीट मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है। अब यहाँ से देखें, अगर आपको बोल्ड के बारे में कुछ आया और आपको नहीं पता चल रहा, आपको पेपर में परमिशन होती है आपने किस तरह बोल्ड करना है या आपने MS वर्ड ओपन कर लेना है। अब देखें, आपको वो कह रहा है कि इटैलिक्स का मतलब क्या है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की आ गई Ctrl+I। तो इस तरह के MCQs भी आते होते हैं। इसी तरह बोल्ड की अगर आपसे पूछे तो Ctrl+B, देखें आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में शो हो गई है Ctrl+B। इस तरह से आपने राइटिंग को कौन से किस तरह से कंसल्ट करना है, डिज़ाइन फेस आपका किस तरह बेस पे मुश्तमिल करता है, रेफरेंस में क्या क्या होता है, ये तमाम तरह चीज़ें आपने MS वर्ड में कुछ नहीं भी आ रहा तो आपने MS वर्ड खोलने के बाद कुछ ना कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आगे यहाँ पर देखें लिखी जा रही है, ये जो शो कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये लिखी जा रही है, इस इन्फॉर्मेशन को आपने एज इट इज उठा के लिख देना है, आपको नंबर मिलेंगे। ये बात नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी आ रहा है, आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, आपको परमिशन होती है कि आप अपने कंप्यूटर में ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली चीटिंग वगैरह जो है, आपका कंटेंट आपको मिल जाता है, आप इजीली लिख सकते हैं, कुछ भी पेपर में छोड़ के आपने नहीं आना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से देखें, अब आपको यहाँ पर मैं ओपन करूँ इसको, तो ये देखें यहाँ पे ये आपको अंडरलाइन के बारे में बता रहा है, तो अंडरलाइन चेक करें अपनी। तो अंडरलाइन ये देखें, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये अंडरलाइन की सारी डेफिनेशंस आ गई हैं आपके पास, मोर अंडरलाइन और इसकी शॉर्टकट की वगैरह वगैरह आपसे पूछता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी सीखनी पड़ती हैं, थोड़ी सी याद करनी पड़ती हैं। तो ये तरीका होता है आप जहाँ से थोड़ा बहुत जो है ईजी ले सकते हैं अपने पेपर को। पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, बेसिक चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो आपका जो है इसको आपने इस तरह याद करना है, जो स्टेप्स और रेगुलेशन वगैरह वगैरह ये आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट मॉड्यूल पर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आपने इसको स्किप जो है वो नहीं करना। अब आते हैं HTML पर। HTML वगैरह वगैरह होते क्या हैं, देखिए HTML को टैग्स के इस्तेमाल किया जाता है। आप एक टैग को जब इस्तेमाल करेंगे उसी टैग को आप जो है वो ख़त्म भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं MS वर्ड की शीट में आपके सामने यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हमने लिखा है जी एजुकेशन, एजुकेशन लिखा हमने। अब ये एजुकेशन हम सिंपल लिखेंगे, अब हम यहाँ पर टैग डालेंगे। HTML में आप इस टैग को इस तरह से डालेंगे, और अगर आपने इस टैग को ख़त्म करना है आप यहीं से कॉपी करें, इसको Ctrl+C दबाएंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। और आपने अगर इसको टैग को ख़त्म करना है तो बस यहाँ पर आपने बैकस्लैश का साइन डाल देना है। ये बेसिक डिफरेंस होता है HTML में टैग का, और ये बहुत दफ़ा आपसे पूछा जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपसे जो है वो पूछते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे बड़ा भी कर दिया है आपके आसानी के लिए। तो देखें इस तरह से आपने जो है HTML में वेबसाइट्स बनती होती हैं, इस तरह के टैग्स आपने इस्तेमाल करने, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही फाइनल टर्म में जो है वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी वीडियो थी। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स वगैरह मैंने आपको दोबारा बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से हैं। मैं एक दफ़ा इसका अगर रिव्यू करूँ तो यहाँ से देखें,
तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो पहले वाले मॉड्यूल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 108 से लेके तमाम तरह मॉड्यूल जो हैं 124, 125, 126 वगैरह वगैरह, ये आपके ज़्यादा आते होते हैं। और उसके बाद जो है तकरीबन आपके 150 है जो ऑनवर्ड मॉड्यूल्स हैं, ये आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, यहाँ से आपका जो है वो ज़्यादातर आ रहा होता है कॉन्सेप्ट वगैरह, तो इसको भी आप जो है वो स्किप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो जैसे आपको बताया वैसे काम करें, वैसे तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यूज मैंने पहले आपको शेयर कर दिए, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह आपने स्किप आउट नहीं करना। अगर आप ये स्किप करेंगे तो आपके पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपका तकरीबन हाफ पेपर यहाँ से आता होता है, आपका जो होता है तकरीबन एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को देखना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। एमएस वर्ड आपको ओपन करने की परमिशन होती है। और अगर आपने लेक्चर वगैरह नहीं सुने तो आपने क्या करना है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, हर लेक्चर को बहुत ध्यान से डिटेल से सुनना है। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने आपको अपने लेक्चर में प्रोवाइड की हुई है, और एम श्योरिटी इतनी डिटेल आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। हर पॉइंट को मैंने डिटेल से बताया हुआ है। एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको दिए हुए हैं, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ENG 101 है, MGT 101 है, इन तमाम तर मॉडल की प्रिपरेशन मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स करंटली पेपर्स आ रहे होंगे 2021 के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप सबको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्विज भी जो होता है वो रिपीट होता रहता है। इसी तरह से आपका जो पेपर में क्वेश्चन होता है वो भी रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बर वक्त जो है वो पेपर अगर मिल जाएगा तो आपका बर वक्त पेपर मिलने पे आपका जो पेपर अगर रिपीट होगा तो आपको फ़ायदा इसका भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरा फ़ायदा भी हो सके, और मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपको जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। मुझे इजाज़त दें, यहाँ तक आपकी वीडियो थी, कुछ समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।